नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज श्री द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी जीव द्रव्य के स्वरूप को समझ रहे हैं। इस ग्रंथ में जीव द्रव्य के स्वरूप का वर्णन 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से किया गया है, जिनके अंतर्गत गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणा स्थान और उपयोग अधिकार सम्मिलित हैं। इन 20 अधिकारों के अंतर्गत हम सभी ने 10 लक्षण पर्व से पूर्व गुणस्थान प्ररूपणा का सांगोपांग पूरा अध्ययन किया था। गुणस्थान के अंतर्गत जीवों को उनके गुणों के आधार पर 14 प्रकार से बांटा गया था। कौन से गुण के आधार पर? दर्शन गुण और चारित्र गुण के आधार पर यह विभाजन किया गया था। दर्शन में सम्यक दर्शन और चारित्र में सम्यक चारित्र गुण आता है। सम्यक दर्शन से सहित जीव कितने हैं और सम्यक दर्शन से रहित जीव कितने हैं। दूसरी, चारित्र गुण से सहित जीव कितने हैं और किन किन अवस्थाओं में स्थित हैं। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए 14 गुण स्थानों का वर्णन किया जाता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुण स्थान में ऐसे जीव होते हैं जिनके सम्यक दर्शन अभी नहीं है। चौथे गुण स्थान वाला दर्शन गुण से तो सहित है, लेकिन उसके चारित्र गुण का अभाव है। पंचम गुण स्थान से चारित्र गुण प्रकट हो जाता है, लेकिन इस पंचम गुण स्थान में उस चारित्र का अंश रूप प्रकट होता है, संपूर्ण रूप से चारित्र गुण प्रकट नहीं होता। छठवें सातवें गुण स्थानों में चारित्र संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, लेकिन उस चारित्र में भी जब 5 भेद किए जाते हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, तो इन 5 प्रकार के चारित्रों की पूर्णता अभी नहीं होती है। जैसे जैसे यह संजुलन कषाय का मंद से मंदतर और मंदतम उदय करता जाता है और फिर अंत में जाकर के उस संजुलन कषाय का भी अनुदय कर देता है, तब जाकर के इसके पूर्ण यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। तो ऐसी स्थिति में चारित्र गुण की प्रधानता से 6वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के सभी गुण स्थान कहे गए हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रारंभ के 12 गुण स्थान मोहिनी कर्म के कारण से होते हैं और 13वां 14वां गुण स्थान योग के कारण से कहा जाता है। प्रारंभ के 12 गुण स्थानों में प्रारंभ के 4 गुण स्थान दर्शन मोह की मुख्यता से हैं और 5 से 12 तक के गुण स्थान चारित्र मोह की मुख्यता से होते हैं। इस प्रकार से गुण स्थानों का क्या स्वरूप है और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनको हम पूर्व की कक्षाओं में समझ चुके हैं। अब हम नई प्ररूपणा आज से प्रारंभ करेंगे, जिस प्ररूपणा का नाम है जीव समास। हम सभी ने जब गुणस्थान पढ़े थे, तब गुणस्थान की जब गाथा लिखी थी, तो उस गाथा में भी गुणस्थानों के नाम देने के बाद इन्होंने जीव समास शब्द का प्रयोग किया था। वास्तविकता में गुणस्थान कहें या मार्गणा स्थान कहें या जीव समास स्थान कहें, ये सभी एक प्रकार से जीव समास ही है। गुणस्थान भी जीव समास है, मार्गणा स्थान भी जीव समास है। जीव समास का अर्थ क्या होता है? समास। समास का मतलब है संक्षिप्त रूप करना। आप सभी ने हिंदी संस्कृत कभी पढ़ी होगी, तो वहां पर समास का प्रयोग किया जाता है।
जब दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिला दिया जाता है और उनके बीच की विभक्ति का अभाव कर दिया जाता है, तब उसे हम समास कहते हैं। हम सभी ने तत्वार सूत्र जी, सर्वार सिद्धि जी पढ़ी है, तो तत्वार सूत्र जी के सभी सूत्रों में मैक्सिमम प्रायः करके समास का प्रयोग किया गया है। जैसे द्वि नवाष्टा दशैक त्रिभेदा यथाक्रमम, तो द्वि शब्द अलग था, नव शब्द अलग था, अष्टादश अलग था, एक विंशति अलग था, ऐसे ये अलग अलग शब्द थे, लेकिन इन शब्दों को पहले मिला करके एक किया गया, एक पद बनाया गया, फिर उनका भेद शब्द के साथ समास किया गया। ऐसे अन्य अनेक बहुत सारे सूत्र मिल जाएंगे, उन सूत्रों में समास किया जाता है और सभी पदों को मिला करके एक कर दिया जाता है। यहां जीव समास का मतलब क्या है? इसी प्रकार से यहां तीनों लोकों में जब हम देखेंगे तो अनंतानंत जीव राशि विद्यमान है। अब इन अनंतानंत जीवों को हम एक रूप में कैसे लाएं? जो संसारी जीव और मुक्त जीव हम दो भेद करते हैं, तो यहां पर मुक्त जीवों का ग्रहण नहीं करना है। जो संसार में रह रहे हैं और अनेक प्रकार की जातियों में है, कोई एक इंद्री में है, कोई दो इंद्री है, कोई तीन इंद्री है, कोई चार इंद्री है, कोई मनुष्य गति में है, कोई त्रियंच गति में है, कोई देव गति में है, कोई नरक गति में है। तो इस प्रकार से ये जो विभिन्न प्रकार के जीव दृष्टि गोचर हो रहे हैं, इन सभी को हम एक रूपता कैसे लाएं? एक शब्द बोले और सभी अनंतानंत जीवों का ग्रहण हो जाए, बस उसको बोलेंगे जीव समास। जैसे हमने बोला संसारी जीव, संसारी जीव कहते ही अब इसमें देवों का भी ग्रहण हो गया, नारकियों का भी ग्रहण हो गया, मनुष्यों का भी हो गया, त्रियंचों का भी हो गया, स्थावरों का भी हो गया, त्रस का भी हो गया, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, सभी का ग्रहण हो गया केवल एक शब्द बोलने मात्र से। कौन सा शब्द बोला? संसारी जीव। तो ये हमने सभी जीवों का जीव समास कर दिया, ये समास कर दिया। समास करने से अब वो सभी का ग्रहण एक शब्द में हो गया। अब हम यदि जीव समास के दो भेद करें तो कैसे बनेंगे? दो भेद कर दें। अब हम संसारी जीवों के दो भेद करेंगे, एक स्थावर जीव और एक त्रस जीव। जैसे ही हमने ये दो भेद किए तो इन दो भेदों में भी सभी संसारी जीवों का ग्रहण हो गया। स्थावर में सभी प्रकार के एक इंद्री जीव आ जाएंगे और त्रस जीवों में दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री। ये और पंचेंद्रियों में देव, नारकी, मनुष्य, त्रियंच सभी जीवों का ग्रहण हो गया। त्रस और स्थावर कहते ही अब तीसरे शब्द की आवश्यकता ही नहीं है, इन दो शब्दों में ही सभी संसारी जीवों का ग्रहण हो गया। बस इसी तरह से अपन को भेद प्रभेद करते जाना है और उन भेद प्रभेदों में करते समय इतनी सावधानी रखनी है कि एक भी जीव छूटना नहीं चाहिए, एक भी जीव बचना नहीं चाहिए, सभी का ग्रहण हो जाए। ऐसे हम जब विशेष गुण धर्म बनाते हैं उनको हम जीव समास कहते हैं। गुण स्थान को जीव समास क्यों कहा? गुण स्थान को जो जीव समास कहा है, यहां पर भी संसारी जीवों को 14 भागों में बांट दिया। 14 भागों में, कोई पहले गुण स्थान वाला है, कोई दूसरे गुण स्थान वाला है, कोई तीसरे गुण स्थान वाला है, कोई चौथे गुण स्थान वाला है। तो 14 प्रकार के गुण स्थानों में सभी प्रकार के संसारी जीवों का ग्रहण हो जाएगा। इसीलिए यहां जीव समास शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये जो जीव समास शब्द का प्रयोग किया है, ये गुणों की अपेक्षा किया है, इसीलिए उसको हम गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थान कहें या जीव समास कहें, एक तरह से एक ही चीज है। वहां गुणों की अपेक्षा जीवों का समास किया गया है, इसीलिए जीव समास कह दिया। अब यहां जो अपन जीव समास पढ़ेंगे, यहां पर्याय की अपेक्षा से, यहां पर शरीर की अपेक्षा से, यहां पर अन्य नाम कर्म के उदय की अपेक्षा से जीवों के भेद प्रभेदों को संक्षिप्त रूप प्रदान किया जाएगा, इसीलिए इसको हम जीव समास कहते हैं। गुण स्थान में हमने केवल मोहिनी कर्म और योग के कारण से ही जीवों के भेद प्रभेदों को 14 भागों में विभाजित किया गया था। वहां पर मोहिनी कर्म की मुख्यता थी, यहां पर मोहिनी कर्म की मुख्यता नहीं है। यहां पर विशेष रूप से मात्र नाम कर्म की मुख्यता है, क्योंकि नाम कर्म ही हमारे शरीरों की रचना करता है, हमारे अंगोपांगों की रचना करता है
हम त्रियंच बनेंगे कि देव बनेंगे कि मनुष्य बनेंगे कि नारकी बनेंगे, हमारा शरीर एक इंद्रियों का होगा कि पंचेंद्रियों का होगा, हम त्रस होंगे कि स्थावर होंगे, हम पर्याप्तक होंगे कि अपर्याप्तक होंगे, हमारा शरीर सूक्ष्म होगा कि बादर होगा, ये सारी विशेषताएं जो हैं ये सब नाम कर्म के कारण से प्राप्त होती हैं। तो नाम कर्म के कारण से जब जीव के शरीर की रचना होती है या एक पर्याय विशेष प्राप्त होती है, अब उन पर्याय विशेषों के आधार पर जब जीवों का विशेष वर्णन किया जाता है या उनको संक्षिप्त रूप प्रदान किया जाता है, तब उसको हम जीव समास कहते हैं। ये जीव समास एक से शुरू होकर के कई बन सकते हैं। जैसे एक हमने बता दिया संसारी जीव, जीव समास के दो भेद करें तो त्रस और स्थावर, जीव समास के तीन भेद करें तो स्थावर, विकलत्रय और पंचेंद्रिय जीव। अब ये तीन भेद बन गए, हमने तीन शब्द बोले, एक स्थावर, एक विकलत्रय और एक पंचेंद्रिय जीव। अब इनमें बताओ कोई भी तीन शब्दों में ऐसा जीव बताओ जो जिसका ग्रहण नहीं हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे संसारी जीवों का ग्रहण यहां पर हो जाएगा। चार भेद करें तो चार भेदों में हमने स्थावर, विकलत्रय, सैनी पंचेंद्री, असैनी पंचेंद्री, ये चार भेद हो गए। पांच भेद करें तो एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, ऐसे ये पांच भेद हो गए। तो जीव समास के कितने भेद हो सकते हैं? एक से प्रारंभ करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते करते 19 भेद तक यहां पर गिनाए हैं। फिर 19 के बाद और भेद प्रभेद बढ़ाते चले तो 38 भी होते हैं, और भेद प्रभेद करेंगे तो 57 भी होते हैं, और भेद प्रभेद करें तो 98 भी होते हैं, और भेद प्रभेद करें तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसकी संख्या अपन को इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगी। तो आज की कक्षा में अपन जीव समास पर चर्चा करेंगे। जीव समास क्या कहलाते हैं, जीव समास का लक्षण क्या है, और जीव समास में जीवों का जो भेद प्रभेद किया जाता है ये किन अपेक्षाओं से किया जाता है, ये सारी विशेषताएं अपन को पढ़ने में मिलेंगी। यहां पर और भी जीव समास को चार प्रमुख विशेषताओं के कारण से विभाजित किया गया है। सबसे पहले एक स्थान को लिया है, दूसरा एक योनि को लिया है, तीसरा एक शरीर की अवगाहना को लिया है, और चौथा कुल को लिया है। तो ऐसे चार स्थानों की अपेक्षा से जीव समास का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। पहली प्ररूपणा गुणस्थान प्ररूपणा थी, जिसका वर्णन लगभग 70 गाथाओं में किया गया। दूसरी प्ररूपणा ये जीव समास प्ररूपणा है, इसका वर्णन लगभग 40 गाथाओं में किया जाएगा, और प्रमुख रूप से इन चार विशेषताओं को लेकर के करेंगे। पहला स्थान, दूसरा योनि, तीसरा शरीर की अवगाहना और चौथा कुल। इन चार को आधार बना करके जीव समास का वर्णन हुआ। तो पहले अपन स्थान के आधार पर करेंगे कि जीव समास कितने प्रकार के होते हैं। स्थान किसे कहते हैं? ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, देवगति, नरक गति, मनुष्य गति, जिस पर्याय में जीव पाया जाता है उसको हम स्थान कहते हैं। तो वो स्थान कहलाएगा। उस पर्याय की उत्पत्ति का जो आधार है उसको हम योनि कहते हैं। तो उस योनि के आधार पर भी जीवों के भेद प्रभेद किए जाएंगे। फिर योनि के आधार पर जब जीव का जन्म होता है तो उस जन्म होने के बाद इसको शरीर मिलता है, तो इसकी शरीर की अवगाहना छोटी बड़ी कितनी हो सकती है? पूरे अनंतानंत जीवों में सबसे छोटी अवगाहना किसकी और सबसे बड़ी अवगाहना किसकी होती है? फिर अलग अलग हिसाब से देखेंगे तो एक इंद्रिय जीव की सबसे छोटी अवगाहना किसकी है, सबसे बड़ी अवगाहना किसकी है? ऐसे दो इंद्रिय की, तीन इंद्रिय की, चार इंद्रिय की, पंचेंद्रिय की, ऐसे सभी प्रकार के जीवों में शरीर की अवगाहना के आधार पर अपन भेद प्रभेद करेंगे। और फिर इसके बाद कुल की अपेक्षा से भेद किए गए। कुल कोटि होती है 199 लाख करोड़ कुल होते हैं। उन कुलों के बारे में भी अपन विस्तार पूर्वक इस ग्रंथ के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जितना हमारा ज्ञान है, जितना हम समझ सके हैं, उतना हम आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। ये ग्रंथ वास्तविकता में सैद्धांतिक ग्रंथ है और बहुत कठिन ग्रंथ है। फिर भी उस कठिन ग्रंथ को भी समझ करके जितना जितना सरल हो सकता है उतनी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी यदि कहीं कुछ कठिन लगता है, फिर भी समझ में नहीं आता है, तो हमारे पास हमारे इस भारत देश में कई सारे साधु वृंद हैं, कई सारे विद्वान हैं। उन सबसे अपन संपर्क में आकर के
इससे संबंधित जो भी जिज्ञासाएं आपकी रह जाती हैं उन जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य सुधा सागर महाराज श्री का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम चलता है, पूज्य प्रमाण सागर महाराज श्री का शंका समाधान का कार्यक्रम चलता है, और विभिन्न नगरों में जो भी साधु जहां जहां पर भी विराजमान हैं वो भी ज्ञान ध्यान की साधना में निरंतर रत रहते हैं। उनके पास भी अलौकिक ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर उनसे भी प्रश्नोत्तर करके इसकी विशेष जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सकता है। आइए देखें, गाथा नंबर 70 से अपन को देखना है। 70 नंबर की गाथा में जीव समास का अर्थ बता रहे हैं। जीव समास किसे कहते हैं? जेहिम अणेया जीवा, जेहिम अणेया जीवा, रज्जन्ते बहुविहावित जादी, रज्जन्ते बहुविहावित जादी, ते पुण्य संग ही दत्था, ते पुण्य संग ही दत्था, जीव समासाति विन्नेया, जीव समासाति विन्नेया, जेहिम अणेया जीवा, णज्जन्ते बहुविहावित जादी, ते पुण्य संग ही दत्था, जीव समासाति विन्नेया। देखें इधर देखें, जेहिम अणेया जीवा णज्जन्ते, जेहिम यानी जिन गुण धर्मों के द्वारा, अणेया जीवा अनेका जीवा जो अनंतानंत जीव हैं उनको णज्जन्ते यानी नयनते उनका ग्रहण किया जाता है। जिन गुण धर्मों के द्वारा, जिन धर्म विशेषों के द्वारा अनंतानंत जीवों का ग्रहण हो जाता है, बहुविहावि तज्जादी, और जो कितने अनंतानंत प्रकार के जो जीव हैं वो कैसे हैं? बहुविहा, अनेक प्रकार के हैं, और तज्जादी उनकी जातियां भी अनेक प्रकार की हैं। कोई एक इंद्री जाति वाला है, कोई 2 इंद्री, कोई 3 इंद्री, कोई 4 इंद्री, कोई पंचेंद्री। पंचेंद्रियों में कोई नरक गति का है, कोई त्रियंच गति का है, कोई मनुष्य गति का है, कोई देव गति का है। तो ये जितने भी प्रकार की जातियां होती हैं उन सभी जातियों के माध्यम से जिन धर्म विशेषों के द्वारा उन अनेक जीवों का ग्रहण किया जाता है, ते पुण्य संग ही दत्था, उन सभी पदार्थों का संग्रह करना, उन सभी पर्यायों का संग्रह करना, उन सभी जीवों का संग्रह करना, जीव समासाति विन्नेया, उसको ही जीव समास जानना चाहिए। एक भी जीव छूटना नहीं चाहिए। और जीव समास हो, चाहे गुणस्थान हो, चाहे मार्गणा हो, इन सभी में मात्र संसारी जीवों का ग्रहण करने की अपेक्षा बात कही गई है, मुक्त जीवों को ग्रहण नहीं करना। क्योंकि मुक्त जीव तो सभी एक समान है, वहां पर कोई भेद भिन्नता है ही नहीं, वहां पर कर्मों का उदय है ही नहीं। यहां पर कर्मों का उदय है, और कर्मों के उदय के कारण से जीव अनेक अनेक प्रकार की योनियों में, अनेक अनेक प्रकार की पर्यायों में, अनेक अनेक प्रकार की गतियों में उत्पन्न होते हैं। तो हम सभी जीवों का ग्रहण करते हुए उनको एक सूत्र में बांध सकें, इसका नाम है जीव समास। तो अब जीव समास के अपन भेद प्रभेद पढ़ेंगे। जीव समास समझने के पहले हमें पहले जीवों के भेद प्रभेदों को जानना पड़ेगा कि जीव कितने प्रकार के होते हैं और उनके भेद प्रभेद किस प्रकार से किए जाते हैं। तो जीव समास अपन आगे की गाथाओं में पढ़ेंगे। पहले अपन जीवों के भेद प्रभेदों को समझें कि जीवों के किस अपेक्षा से कितने भेद किए जाते हैं। जब तक ये भेद प्रभेद हमें समझ में नहीं आएंगे, हम जीव समास को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आज की कक्षा में अब अपन जीवों के भेद प्रभेदों को सामान्य से जानने का प्रयास करते हैं। विशेष से फिर अपन जीव समास पढ़ेंगे, तब उसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। आइए देखें, बोर्ड के माध्यम से जीवों के भेद प्रभेदों को समझते हैं। आइए देखें, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? जीव समास का एक भेद करेंगे। जीव समास का एक भेद क्या है? संसारी जीव, ये एक भेद हो गया। अब इसके अपन क्या करेंगे? इसके अपन दो भेद करेंगे। तो जीव समास के दो भेद हो जाएंगे। दो भेद कौन कौन से हो गए? एक किया अपन ने स्थावर और एक किया अपन ने त्रसजीव। स्थावर जीव किसे कहते हैं? एक इंद्रिय जीवों को स्थावर जीव कहते हैं, और जिनके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां होती हैं, उनको हम त्रसजीव कहते हैं। तो जीव समास के दो भेद करते ही सभी प्रकार के जीवों का ग्रहण हो जाता है। ये दो भेद कर दिए। अब 3 भेद करना है तो हम त्रस जीवों के 2 भेद कर देंगे।
त्रस जीवों के दो भेद कौन कौन से किए जाएंगे? एक किया जाएगा विकलत्रय, विकलत्रय, ठीक है, और एक हो जाएगा सकलेंद्री। कुल मिलाकर के हम ये जानते हैं इंद्रियां 5 होती हैं। जिनके ये 5 प्रकार की इंद्रियां हैं उनको हम सकलेंद्री जीव कहेंगे, और जिनके 5 प्रकार की इंद्रियां नहीं हैं, जिनके कहीं कमी रह गई, उनको जैसे अपन लोगों के व्यवहार में होता है, जिनके अंगोपांग ठीक नहीं होते हैं उनको अपन विकलांग कहते हैं। आजकल एक नया शब्द चलन में आ गया दिव्यांग। तो विकलांग या दिव्यांग उनको कहते हैं जिनके अंगोपांगों की पूर्णता नहीं है, तो अपन विकलांग बोल देते हैं। विकल, विकल का मतलब पूर्ण नहीं होना, और सकल का मतलब पूर्ण रूप से होना। तो इधर त्रस जीवों के अपन 2 भेद करेंगे। त्रस जीवों को 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव को हम त्रस जीव कहते हैं। अब इंद्रियां कुल 5 होती हैं, तो जिनके 5 इंद्रियां प्राप्त हो गई वो तो हो गए सकलेंद्रिय जीव, लेकिन जिनके 5 नहीं हुई, कमी रह गई, तो उनको बोलते हैं हम 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। ये 3 प्रकार के हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं विकलत्रय। तो अब जीव समास के 3 भेद हो गए। 3 भेद कौन कौन से हो गए? एक स्थावर, एक विकलत्रय और एक सकलेंद्री। ये 3 भेद कर दिए। 4 भेद करेंगे जीव समास के, तो क्या करेंगे? ये जो अपन ने सकलेंद्री किए हैं इनके इधर अपन 2 भेद कर देंगे। एक कर देंगे सैनी पंचेंद्री और एक कर देंगे असैनी पंचेंद्री। तो ये सैनी पंचेंद्री और असैनी पंचेंद्री, ये 2 भेद कर दिए, ठीक है। इस तरह से अपन ये भेद कर सकते हैं। अब इसमें सैनी पंचेंद्री ये तो अपन सामान्य से, अभी हम जीव समास को लेके बता रहे हैं। अब अपन को सामान्य से भेद प्रभेद पढ़ना है कि जीवों के भेद प्रभेद होते कितने हैं। तो अपन ने क्या किया? पहले संसारी जीव के 2 भेद किए, स्थावर जीव, त्रस जीव। त्रस जीवों के 2 भेद किए, विकलत्रय और सकलेंद्री। सकलेंद्री के 2 भेद किए, सैनी पंचेंद्री, असैनी पंचेंद्री। विकलत्रय के कितने भेद होते हैं? विकलत्रय के 3 भेद होते हैं। विकलत्रय के 3 भेद कौन से? ये 2 इंद्री, फिर इधर 3 इंद्री या त्रिइंद्री कर दें, और चतुरिंद्री। ये हो गए विकलेंद्री के भेद। फिर इसके बाद आओ अपन भेद प्रभेद करेंगे स्थावर जीवों के। ये इसके भेद हो गए। अब इसमें भी भेद करना चाहें तो जो सैनी पंचेंद्री हैं इनके अपन भेद करेंगे, तो इनके भेद बनेंगे अपने देव, नारकी और मनुष्य। देव, नारकी और मनुष्य, ये तो 3 सैनी ही होते हैं, लेकिन त्रियंच सैनी भी हो सकता है, असैनी भी हो सकता है। उसकी चर्चा अपन के जाकर के करेंगे। अभी अपन को देखना है स्थावर जीवों के भेद। अब स्थावर जीवों के भेदों में क्या होता है? सबसे पहले अपन 5 भेद करते हैं। 5 भेद कौन कौन से होंगे? पृथ्वी का एक, दूसरा जल का एक, तीसरा अग्नि का एक, चौथा वायु का एक, और 5वां वनस्पति का एक। अब इनके और भेद प्रभेद करेंगे तो इन सभी के सूक्ष्म वादर भेद हो जाते हैं। ये भी 2 भेद बनेंगे, सूक्ष्म और वादर। इधर भी 2 भेद हो जाएंगे, सूक्ष्म वादर। यहां भी 2 भेद हो जाएंगे, सूक्ष्म वादर। इधर भी 2 भेद हो जाएंगे, सूक्ष्म वादर। वनस्पति कायिक के देखें तो वनस्पति कायिक के हम 2 भेद करते हैं। सबसे पहले करेंगे साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति, और दूसरा भेद करते हैं प्रत्येक वनस्पति, ठीक है। जो साधारण वनस्पति होती है इसके पुनः 2 भेद किए जाएंगे। एक किया जाएगा नित्य निगोद और एक किया जाएगा इतर निगोद। इधर निगोद आ जाएगा, नित्य निगोद और इतर निगोद। जो नित्य निगोद और इतर निगोद हैं इनके पुनः 2 भेद होंगे। तो नित्य निगोद के भी 2 भेद किए जाएंगे। कौन से?
सूक्ष्म बादर, जो यहां पर अपन ने किए थे, ये एक सूक्ष्म और एक बादर, ये दो भेद किए थे। पृथ्वी का एक के दो भेद सूक्ष्म बादर, जल का एक के दो भेद सूक्ष्म बादर, अग्नि का एक के सूक्ष्म बादर, इसी तरह से वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर। फिर साधारण वनस्पति में नित्य निगोद सूक्ष्म, नित्य निगोद बादर, इसी तरह से इतर निगोद सूक्ष्म, इतर निगोद बादर। ये सूक्ष्म बादर के भेद साधारण वनस्पति तक चलते हैं। प्रत्येक वनस्पति जो होती है, प्रत्येक वनस्पति के दो भेद किए जाते हैं। एक किया जाता है सप्रतिष्ठित और एक भेद किया जाता है अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये दो भेद होते हैं प्रत्येक वनस्पति के। ये बादर ही होते हैं, इसमें सूक्ष्म का भेद नहीं होता। ये जो वनस्पति कायक के जो अपन ने दो भेद किए, एक साधारण और एक प्रत्येक, तो जो प्रत्येक वनस्पति है ये बादर ही होती है, इसमें सूक्ष्म का भेद नहीं होता। लेकिन साधारण वनस्पति जो है ये सूक्ष्म भी होती है और बादर भी होती है। सूक्ष्म बादर किसे कहते हैं? तो नाम कर्म के भेदों में एक सूक्ष्म नाम कर्म है और एक बादर नाम कर्म है। सूक्ष्म नाम कर्म का जब उदय होता है तो हमारे ये औदारिक शरीर की रचना जो जिन परमाणुओं से होती है वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो एक दूसरे से ना रुकते हैं ना रोकते हैं, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। जैसे यहां पर जो सूक्ष्म जीव होंगे वो इस दीवार के पार निकल जाएंगे, हम इधर से हाथ ऐसे करेंगे भी तो सूक्ष्म जीवों को कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो हैं वो इससे बाधा को प्राप्त होते ही नहीं है। ये उनके सूक्ष्म नाम कर्म के उदय के कारण से ये स्थिति बनी है। तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद और इतर निगोद, इनमें ये सूक्ष्म का भेद पाया जाता है। बादर किसे कहते हैं? जिनका थोड़ा सा स्थूल शरीर होता है और स्थूल होने के कारण वो एक दूसरे से रुकते हैं और रोकते हैं। यदि इधर पर कोई बादर शरीर वाले जीव होंगे और हम हाथ ऐसे करेंगे तो वो बादर जीवों को घात पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो वो बोलते हैं बादर। हम सभी का क्या है? बादर शरीर। तो ये जो प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति, फिर दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सैनी पंचेंद्री, असैनी पंचेंद्री, ये सारे बादर ही होते हैं। हम सोचें दो इंद्री जीव सूक्ष्म होगा, नहीं हो सकता। दो इंद्री से पंचेंद्री तक बादर ही होते हैं और एक इंद्रियों में जो वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति है ये बादर ही होती है, इसमें सूक्ष्म का भेद नहीं होता। लेकिन जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु हैं और साधारण वनस्पति के नित्य निगोद, इतर निगोद वाले हैं, ये सूक्ष्म भी हो सकते हैं और बादर भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ये जीवों के भेद प्रभेद लगाए जाते हैं। इसके बाद भेद प्रभेद नहीं बनते, बस इतने भेद प्रभेद अपन को समझना है। सबसे पहले संसारी जीव, संसारी जीवों के दो भेद किए, स्थावर और त्रस। स्थावरों को जब अपन भेद प्रभेद करेंगे तो सामान्य से 5 भेद करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। फिर भेद प्रभेद करेंगे तो इन 5 को अपन सूक्ष्म बादर में बांट देंगे और वनस्पति कायक के भेद प्रभेद किए जाएंगे। तो वनस्पति कायक के 2 भेद करेंगे, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति के 2 भेद करेंगे, नित्य निगोद और इतर निगोद। तो जो सूक्ष्म बादर का भेद है वो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, नित्य निगोद और इतर निगोद। इन 6 भेदों में सूक्ष्म और बादर दोनों भेद बनेंगे, तो 12 भेद हो गए। 6 सूक्ष्म, 6 बादर, और फिर इसके बाद एक साप्रतिष्ठित प्रत्येक, एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो 2 ये हो गए, ये बादर ही होते हैं, इसीलिए बादर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे 14 भेद एक इंद्रिय जीवों के होते हैं। एक इंद्रिय जीवों के 14 भेद, और त्रस जीवों के जब हम भेद करेंगे तो मैक्सिमम 5 भेद बनते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सैनी पंचेंद्री, असैनी पंचेंद्री। तो इस प्रकार से ये भेद प्रभेद होते हैं। अब इन्हीं भेद प्रभेदों में फिर एक नया विशेषण लगाया जाएगा कि कौन से जीव पर्याप्तक हैं, कौन से जीव अपर्याप्तक हैं। पर्याप्तक और अपर्याप्तक किसे कहते हैं? तो जब जीव का एक पर्याय से मरण होता है और मरण होने के बाद वो नए शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है, तो जैसे ही जन्म स्थान पर पहुंचता है ये नोकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा और नोकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके अपने शरीर बनाने की, इंद्री बनाने की, श्वासोश्वास की, भाषा की, मन की, इन सब की शक्ति की प्राप्ति करता है। शक्ति की प्राप्ति करने को पर्याप्ति कहते हैं। तो ये पर्याप्तियों को पूर्ण करने का प्रयास करता है।
जिन जीवों की पर्याप्तियां 6 होती हैं, लेकिन उन 6 पर्याप्तियों में से सबसे पहले आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये क्रम होता है। तो जिन जीवों की शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है उनको हम पर्याप्तक कहते हैं, और जिन जीवों के अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई उनको हम अपर्याप्तक कहते हैं। फिर से देख लें, 6 प्रकार की पर्याप्तियों को पूर्ण करना है, क्रम क्रम से इनकी पूर्णता होती है। तो जिन जीवों की शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है वो पर्याप्तक कहलाते हैं, और जिन जीवों की शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती वो अपर्याप्तक कहलाते हैं। तो जब अपन जीव समास के भेद पढ़ेंगे तो ये 2 भेद पढ़ने में भी आएंगे। इन्हीं जीवों में कुछ जीव पर्याप्तक होते हैं, कुछ जीव अपर्याप्तक होते हैं। तो ये पर्याप्त अपर्याप्त का भेद और कर देंगे तो और विस्तार हो जाएगा। फिर अपर्याप्तकों में भी 2 प्रकार के जीव होते हैं। अपर्याप्तक का मतलब जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई वो अपर्याप्तक हैं। लेकिन ऐसे अपर्याप्तक जीवों में 2 प्रकार के जीव हैं। एक जीव ऐसे हैं जिनकी अभी पूर्ण नहीं हुई है लेकिन आगामी भविष्य में पूर्ण होगी ही होगी, और जो पर्याप्तक बन जाएंगे, नियम से बनेंगे, ऐसे जीवों को बोलते हैं निर्वृत्त पर्याप्त। और एक जीव ऐसे हैं जो अभी अपर्याप्तक हैं और अपर्याप्तक अवस्था में ही जिनकी आयु पूर्ण हो जाएगी, मरण हो जाएगा, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएंगे, उनको बोलते हैं हम लब्ध पर्याप्त। तो ऐसे अपर्याप्तक के 2 भेद करेंगे, लब्ध पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त। जो निर्वृत्त पर्याप्त वाला है वो भविष्य में पर्याप्तक बन जाएगा, लेकिन जो लब्ध पर्याप्तक वाला है वो कभी पर्याप्तक नहीं बनेगा, वो उस भाव में अपर्याप्तक ही रहेगा और अपर्याप्त अवस्था में ही मरण कर जाएगा। तो ऐसे 3 भेद और कर दिए जाते हैं, लब्ध पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और पर्याप्त। तो ऐसे इन भेदों में जब हम इन 3 विशेषताओं को और जोड़ देंगे तो जीव समाज के और विस्तार हो जाएंगे। फिर इनका और विस्तार करते चलो तो और बहुत सारे भेद बन जाएंगे। अब देवों के भेद कर दें अपन, भवनत्रिक हैं, 4 निकाय के देव हैं। मनुष्यों के भेद करते हैं, कर्म भूमि के मनुष्य, भोग भूमि के मनुष्य, कुभोग भूमि के मनुष्य, नारगियों के भेद कर दें। तो ऐसे जब अपन और भेद प्रभेद करते हैं तो फिर जीव समाज के भेद प्रभेद और होते जाते हैं। सामान्य से जीवों के इतने भेद अपन को समझना है। संसारी जीव के 2 भेद, तरस स्थावर। स्थावर के मैक्सिमम 14 भेद बनेंगे। तो पहले 5 भेद किए, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। फिर अपन जब सूक्ष्म बादर के भेद करेंगे तो पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन 4 के सूक्ष्म, 4 के बादर, 8 भेद हो गए। वनस्पति में साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति के 2 भेद, नित्य निगोद, इतर निगोद। तो नित्य निगोद के भी सूक्ष्म बादर और इतर निगोद के भी सूक्ष्म बादर। तो ये 4 भेद और जुड़ जाएंगे तो 8 और 4 12 हो गए। और फिर प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ऐसे 14 भेद एकेंद्रियों के बनेंगे। और 5 भेद अपने मुख्य रूप से त्रस जीवों के बनते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय। ये 19 भेद हो गए। बस इन्हीं को हम 19 जीव समास कहते हैं। इन्हीं 19 जीव समासों में पर्याप्त और अपर्याप्त का भेद करते हैं तो 38 हो जाते हैं। और इन्हीं में हम पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त करते हैं तो 57 भेद बन जाते हैं। और फिर इन्हीं का और विस्तार करते हैं तो गतियों में भेद करने लगते हैं, देव गति, नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति। तो फिर जाकर के 98 जीव समास के भेद बन जाते हैं। आज की कक्षा में आज अपन ने जीव के भेद प्रभेदों को समझा। अब अपन आगे की कक्षा में इन गाथाओं को देखते जाएंगे और इन गाथाओं के माध्यम से जीव समाज के कितने भेद हो सकते हैं, किस अपेक्षा से इन्होंने किस प्रकार से विभाजन किया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।